Good evening, sir. चलो वीडियो स्टार्ट कर लो फटाफट। क्या सिर्फ दो के चल रहे हैं क्या? चलो गुड इवनिंग। काम किया? फाइव शीट यस नो? थोड़ा करा है। थोड़ा कर है। चलो पहले फाइव शीट डिस्कस करते हैं क्विकली सो दैट अपना ये चैप्टर खत्म हो, और अगर नहीं किया है तो विल स्टार्ट न्यू चैप्टर। बताओ कौन सा डाउट है? तुम लोगों ने किया है क्या आदि नील? बिल्कुल नहीं किया। आलिया? No, sir. क्या काम करने का मन ही नहीं कर रहा है क्या आजकल किसी का No, भी? sir. तबीयत खराब थी। अच्छा। मान्या, प्रखर? Sir, question 17th. 17 17 प्रखर उससे पहले है क्या 17 से? So seventh question. 7th. In electromagnetic induction, motion of a dash in a fixed coil produces electric current. Motion of a dash magnet in a fixed coil produces electric current. हाँ तो motion of a bar magnet हो जाएगा ना? In electromagnetic induction, motion of a bar magnet in a fixed coil produces electric current. This is the example I gave you. एक सोलेनॉइड होता है, सिंपल सोलेनॉइड, पूरा सर्किट से कनेक्टेड है एक्सेप्ट फॉर द बैटरी, और उसके अंदर जब हम बार मैग्नेट अंदर बार करेंगे तो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक करंट। ये नहीं दिया हुआ क्या? मैग्नेट ही तो दिया हुआ है। ठीक है? Yes, sir. 17 बता दूं अब? How is the strength of a magnetic field around a wire related to the strength of the electric current flowing in the wire? ये गलत आ गया यार, ये तुम लोगों के लेवल का नहीं है क्योंकि स्ट्रेंथ की हम कहीं पे भी बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको कैंसिल कर दो बिकॉज अपन कैलकुलेट तो कर ही नहीं रहे हैं कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड अभी। ठीक है, सो रिमूव दिस। क्या हुआ मान्या को? प्रकरण नेक्स्ट बोल। So question 18. 18 मान्या सुन लिया था क्या? No, sir. मैं क्लास से बाहर चली गई थी। हाँ, सो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अपने सिलेबस में नहीं है बिकॉज वी आर कहीं पे भी हम लोग स्ट्रेंथ नहीं निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो इट्स नॉट रेलेवेंट टू अस एट दिस पॉइंट। क्वेश्चन 18, हाउ कैन इट बी शोन दैट मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स अराउंड अ वायर थ्रू व्हिच डायरेक्ट करंट इज पासिंग? So again, this is the exact same activity that I told you. Sir, 17th. हाँ 17th का तो मैंने बता दिया ना तुझे, it's not relevant to us. Okay, sir. हाँ, this is the next doubt. प्रखर का next doubt है 18th question. How can it be shown that magnetic field exists around a wire through which direct current is passing? ठीक है? The most simplest way to check is through a compass. ठीक है, डायरेक्ट करंट बंद किया हमने तो वो कंपास नॉर्मल डायरेक्शन की तरफ, नॉर्मल नॉर्थ विच इज द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है,
and when as soon as we turn on the current, that the compass needle will deflect. So that is the easiest way. Another way to do it is through the use of iron filings, जो again हमने example दिया था कि हम वो एक वायर को पेपर के थ्रू पास कर देंगे और उस पेपर के ऊपर हम लोग iron filings डाल देंगे. So the iron filings will essentially then kind of arrange themselves in the magnetic field. Okay. सर हमारे पास गैल्वेनोमीटर वाला यूज नहीं हो सकता? गैल्वेनोमीटर क्या मतलब? आपने जो गैल्वेनोमीटर वाला डिफ्लेक्शन बताया था वो नहीं सकते? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन से कैसे करेगा? गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग. यहाँ पे तो हमें बोल ही रखा है कि डायरेक्ट करंट पास हो रही है, हमें तो ढूंढना मैग्नेटिक फील्ड है. अब ऐसा ही होता है जब मेरे को दो लोगों के जिनके चेहरे दिख रहे हैं, आदि और नील, बिल्कुल क्लूलेस बैठे हो तुम लोग, बिकॉज यू गाइस डोंट हैव द क्वेश्चंस एज वेल. बिना क्वेश्चंस के क्लास में बैठे हो. आदि अगर मेरे को पता नहीं है तो तुम्हें तो पता भी नहीं चल रहा है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. काम भी नहीं किया है. आई अंडरस्टैंड कि तबीयत खराब है, बट रखो तो सही क्वेश्चंस तो अपने पास. ओके. हाँ, गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज नहीं आएगा प्रखर, बिकॉज गैल्वेनोमीटर चेक्स द अमाउंट एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट. यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में. डज द मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट और नॉट. ठीक है. करंट तो हमें दी हुई है, करंट तो बोल रखा है कि भाई करंट हम डाल रहे हैं उसमें, डायरेक्ट करंट. ओके. सो गैल्वेनोमीटर वुड नॉट बी यूज्ड हियर. आया समझ में? यस सर. नेक्स्ट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ऑलमोस्ट थियोरेटिकली है क्योंकि So 19th का second part और first week. 19th का सेकंड पार्ट. अच्छा, दोनों जो है. फर्स्ट भी है क्या? Alternating current has a frequency of 50 hertz. How many times does it change its direction in 1 second? Now, ये बहुत ही simple question है. Alternating current, as I told you, can be graphically represented. Actual में नहीं होता ऐसा. Graphically represent कर रहे हैं हम इस तरह से. ठीक है. This is the graphical representation of a AC current, alternating current. Now, इसकी क्या होगी? इसकी wavelength होगी. ये wavelength होगी. Now, question is कि इसकी frequency is 50 hertz. 50 hertz is the frequency. इसका क्या मतलब होता है? मान्या, what does this mean? फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? कोई और बताएगा? देखो, पता है क्या मान्य है इसके बारे में? सी बेसिक्स तुम्हारे 9th के गड़बड़ हो रखे हैं यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी implies number of wavelengths या number of oscillations per unit time. ठीक है. number of oscillations, an oscillation means पूरा. ठीक है. I'll tell you what exactly it means. Number of oscillations per unit time. अब the SI unit of time is seconds, तो इसलिए हम ये जो 50 हर्ट्ज हो रहा है इसका मतलब हो रहा है 50 oscillations per second. This 50 hertz essentially means 50 oscillations per second. ठीक है. So now oscillation का क्या मतलब हुआ? Oscillation means top, that means the highest value, lowest value and then in the middle. ठीक है. हम यहां से यहां तक ले सकते हैं, हम यहां से यहां तक ले सकते हैं, हम यहां से यहां तक ले सकते हैं. ठीक है. Anything is fine. Basically one wavelength is considered as a
oscillation, a full oscillation. ठीक है? So that means what? कि 50 oscillations हो रहे हैं per second. That means 50 बार इस तरीके का change आ रहा है. Now the question is actually how many times does it change its direction? ठीक है? Direction कब कब change होगा? जैसे ये इधर से इधर cross करेगा. So the number of time it crosses this line, this middle line, is the number of times it's changing its directions. So 50 अगर उसकी frequency है तो number of times it changes its direction would be double, क्योंकि हर oscillation में 2 बार change हो रहा है. ठीक है? So that means कि 100 would be the answer for this question. ठीक है? Now second part of the same question. How many times does AC used in India change direction in 1 second? It's the same thing. ठीक है? तरीका different है. इंडिया के अंदर हमारा जो करंट आता है हमारे सॉकेट्स में, हमारे घर में, उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है. तो पिछले वाले क्वेश्चन में 50 हर्ट्ज दिया हुआ है. इसमें दे आर आस्किंग अस कि कितना फ्रीक्वेंसी होता है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द सेम थिंग, डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रहा है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया? सर नहीं किया? 21 हाँ सॉरी, बोल वापस. 21 21 या 41? 21 21. State the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular. क्या यार, क्वेश्चन से ही कंफ्यूज हो रहा है क्या? State the rule to determine the direction of force experienced by a current carrying straight conductor placed in a magnetic field which is perpendicular. ये हमने यही तो पढ़ा था, force on a current carrying conductor in a magnetic field. ये वही तो क्वेश्चन है. तो लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से होता तो है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखना है मुझे ड्यू टू ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. थोड़ा सा लैंग्वेज ही तो डिफरेंट है. और ये परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ कि वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से. बस नहीं आया क्या समझ में? स्ट्रेट कंडक्टर का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब हुआ कि एक वायर है. स्ट्रेट कंडक्टर जैसे ये हो गया, दिस इज अ वायर एसेंशियली, देन दिस बिकम्स अ स्ट्रेट कंडक्टर. स्ट्रेट कंडक्टर्स ही तो बात कर रहे हैं हम. Most of the times we are considering straight conductors only. वापस समझाऊं क्या? नहीं सर, समझ में आ गया. हाँ ठीक है. स्ट्रेट कंडक्टर मीन्स अ वायर, सिंपल स्ट्रेट वायर. जब इस वायर को मैं गोल घुमा दूंगा देन इट बिकम्स अ लूप. जब ये लूप मल्टीपल टाइम्स कर दूंगा देन इट बिकम्स अ सोलेनॉइड. बस. Sir, 24th. 24th. What do you understand by the current rating of an electric fuse? Okay. करंट रेटिंग किसी भी फ्यूज के ऊपर इस तरह से लिखा होता है कि वो कितना करंट झेल सकता है. ठीक है, दिस इज द हिंदी वर्ड, बट एसेंशियली इन इंग्लिश इट मींस हाउ मच करंट कैन पास थ्रू इट. ओके, तो यूजुअली 6 एम्पियर या 16 एम्पियर या 32 एम्पियर लिखा हुआ होता है फ्यूज या एमसीबी के ऊपर. ठीक है, फ्यूज एंड एमसीबी आर एसेंशियली द सेम थिंग फॉर आवर केस. ठीक है, दोनों का सेम काम है, इसलिए हम इंटरचेंजेबली यूज कर रहा हूं. सो करंट रेटिंग, इसका क्या मतलब हो रहा है कि भाई मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू दैट फ्यूज इज दिस मच. दैट्स इट.
इससे ज्यादा ऊपर जैसे जाएगा 6 एम्पियर से, अगर ये मैंने फ्यूज लगा रखा है और उस वायर के अंदर 7 एम्पियर करंट चला गया, देन द current would then the fuse will melt. Next, quickly. है क्या और? नो सर। मान्य है कोई और? सर 31st. 31st. कंसिडर अ सर्कल. तो ये अभी चूज करके बता रही है क्या मुझे बिना करे? नो सर, मैंने लिख रखा है तो मेरे को मतलब ऐसे टर्न करके देखे मैंने कौन सा आंसर नहीं लिखा. तो इसमें ही मार्क कर लिया करना शीट वीट में, प्रिंट आउट लेके. इतना टाइम लगाएगी तो वेस्ट होता है फिर टाइम क्लास का. Consider a circular loop of wire lying in a plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. Okay. Now यहाँ पे visualization की जरूरत है. नील क्या कर रहा है? सर कुछ नहीं। क्या क्लास में नहीं रहना क्या? छोड़ दे यार क्लास. काम भी नहीं करके आ रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ किसी और को तो उसका भी कुछ नहीं पढ़ना है. छोड़ दे फिर क्लास. क्यों बैठा हुआ है? अपना टाइम क्यों खराब कर रहा है? गेम खेल जाके. बिल्कुल सुस्त हो गया है, ना तो कुछ काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है. पता नहीं यार. ओके. सिंपल चीज है यार. इस तरह से मैंने एक लूप रखा हुआ है. यहां से सपोज मेरा करंट जा रहा है और यहां से वापस आ रहा है. ठीक है. नाउ कंसिडर दिस. ये अगर मैं कंसिडर कर रहा हूं, दिस इज माय टेबल टॉप. ओके. जो भी इसमें आएगा, जो भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसमें आएगी, इसको मैं हॉरिजॉन्टली रखूंगा. तो सपोज इसमें अगर मेरी करंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आती है या ऐसे आ रही है, ठीक है, तो मैं इसको टेबल टॉप की तरह मतलब फ्लैट सरफेस पे देख लूंगा, विजुअलाइज कर लूंगा, एंड माय वर्क विल बी डन. सो कंसिडर लूप of wire lying on the plane of a table. Let the current pass through the loop clockwise, and we are ये clockwise ही हो रहा है. Apply the right hand rule. Now let's apply the right hand rule. क्या है right hand rule? My thumb is in the direction of the current and my fingers जो जिस तरह से रोल हो रही हैं उस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड है. So I'm holding it here. So मेरा मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है? इधर से ऐसे जा रहा है. ठीक है. This is in 3D again. अब यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा हूं. सो ये इस तरह से जा रहा है. यहाँ पे इस तरह से होगा. यहाँ पे दिस इज गोइंग इनवर्ड. कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस. सो दिस इज गोइंग इनवर्ड्स. ठीक है. आया समझ में? इफ आई एम होल्डिंग इट लाइक दिस, देन यू कैन सी माई फिंगर्स, दे आर गोइंग इनवर्ड्स. सो दे आर गोइंग इन द ब्लैक बोर्ड और द व्हाइट बोर्ड. ठीक है. सिमिलरली हियर जब मैं इधर पकड़ूंगा तो मेरा उंगलियां अंदर जा रही हैं वापस से. सो इन ईच केस ये इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा है. आ रहा है क्या देखो समझ में? ठीक है. सो ये अंदर की तरफ जा रही है. सो फाइनली जब हम इसको टेबल टॉप की तरह देखेंगे, ठीक है, सो बेसिकली इसको मेरे को नीचे गिराना है. व्हेन आई थिंक ऑफ इट एज अ टेबल टॉप एंड नाउ माय हैंड्स आर लाइक दिस, माय थंब हियर इज in the direction of the current, then my fingers are like this. That means the magnetic field is inside, towards the inside of the table. ठीक है. सो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जो है
लूप के अंदर जो है वो तो इनसाइड द टेबल जा रहा है, और लूप के बाहर जो है वो आउटसाइड आएगा, ठीक है, बाहर की तरफ निकल रहा है. दैट्स इट. नेक्स्ट. हो गया? Oh, yes, sir. सारे कर लिए तूने क्वेश्चंस या आगे के नहीं किए हैं? तो आगे के नहीं करे. लग ही गया था वो तो. कर लो इसको यार. लेट्स फिनिश दिस चैप्टर. इट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसीलिए मैं इतना टाइम भी दे रहा हूँ इस पे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर. इट्स अ chapter of chemistry, metals and non-metals. Metals and non-metals. क्या पता है तुम लोगों को मेटल्स के बारे में एंड नॉन मेटल्स के बारे में? क्या किसी को कुछ नहीं पता क्या? क्या हो रहा है? सबको नींद आ रही है क्या? छोड़. Conductors, non-metals are insulators. हाँ, सो क्विकली प्रॉपर्टीज बताओ यार. सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह से दिखते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज Some होती metals हैं? are lustrous. हाँ, सो दे आर लस्ट्रस, Sonorous, malleable, दे आर and नॉट Metals are sonorous. sonorous, they are not. malleable and ductile. Sorry. So malleable and ductile can be Yes. turned into wires. क्या होता है इसका मतलब? malleable and ductile. So ductile means that they can turn into wires, and malleable means into sheets. They can be beaten into thin sheets. ठीक है, पतली sheets में बन सकते हैं. What else? So metals are hard. हाँ, so they are hard solids. Usually solids होते हैं, exceptions मैं बताऊंगा बाद में. These are usually solids or gases. ठीक है, दिस इज एट रूम टेम्परेचर. ये हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट. हो गए? कंडक्टिविटी कौन बताएगा? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. So metals are conductors, non-metals are insulators. हाँ, so they are good conductors of heat and electricity. They are not. Okay? Metals have high melting point. Yes, high melting and boiling points. इनका लो होता है. ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल टेबल. जिसको नहीं पता है, जिसने नहीं बना रखी है आज तक, वो प्लीज बना ले. बहुत ही सिंपल टेबल है, बार बार काम आती रहती है. ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस इम्पोर्टेंट? ये हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, ये पहले बात करते हैं. ये तो प्रॉपर्टीज तो हम पता नहीं कौन से 9th या प्रॉब्ली 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल्स ये होते हैं, नॉन मेटल्स ये होते हैं. बट हमें ये कैसे पता है कि कौन सी चीज मेटल्स, किस चीज को मेटल बोलना है, किस चीज को नॉन मेटल बोलना है, या हमने ये बाइफर्केशन क्यों बनाया है? Why is it important for us to even divide our elements into these two categories? क्या होगा उससे? No? It is important because 78% of all the elements that is known to us right now
अबाउट 114 एलिमेंट्स हम लोगों को अभी तक पता है, उसमें से 78% एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स हैं. Okay, that means they show all of these properties, most of these properties at least. ठीक है. नॉन मेटल्स उन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं, इसीलिए इनका कोई एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, दे आर जस्ट कॉल्ड नॉन मेटल्स. उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो ये प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं. एंड दीज आर ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज. रिमेंबर, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. दे आर नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज आगे करेंगे हम. ठीक है. दैट इज द रीजन वी नीड दीज bifurcation so that we know कि यार are we dealing with a substance like this जिनकी कुछ एक अलग properties है, and if yes then that makes it easy for us, because now suddenly if I know just a few elements, 78% का मतलब हुआ 100 elements में से 78 elements are metals. तो उनको सबको पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा, because most of the properties will be the same. ठीक है. So that is the reason we have to bifurcate like this. Most of the non-metals are usually solids or gases. Examples क्या है non-metal के? Oxygen, nitrogen, carbon. ठीक है. All of these are non-metals. Metals के क्या examples हैं? Iron, zinc, copper. All of the things that we see around us are usually made of metals. Okay, so they allow us, this bifurcation allows us for a lot of things. Now, interesting thing is, most of life is based on non-metals. Even though it is just a small fraction of all the elements found, most of our life is made up of non-metals. What that means is, हमारी जो बॉडी है, it is mainly comprised of what? कार्बन. ठीक है. सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं. हमारा सेल जो है वो कार्बन मॉलिक्यूल से बना हुआ है. प्रोटीन्स जो होते हैं वो कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं. अमीनो एसिड्स आर कार्बन मॉलिक्यूल्स. Almost everything that we eat in terms of food is made up of carbon molecules, which is non-metals. The oxygen that we need is also a non-metal. ठीक है. But that does not mean कि हमें metals नहीं चाहिए. Metals भी चाहिए, which is in the form of vitamins. ठीक है. Now vitamins are specific forms. जब metals और carbon का compound जब join होते हैं, then they form a particular vitamin. But we need metals for those vitamins. Vitamins नहीं होंगे तो deficiency हो जाती है, and then our body starts degrading. ठीक है. There are a lot of vitamin deficiencies. पढ़ा होगा शायद 8th में 7th में पढ़ा होगा. ठीक है. Malnutrition. Okay, I am not remembering proper exact vitamin deficiencies, but I'm pretty sure you guys have studied. ठीक है. So it is very important for us to understand both of them. Now it becomes even more important for us to understand metals more, because हम लोग almost सारी चीज हमारे आसपास की is made up of metals. ठीक है. So हमें ये भी समझना जरूरी है कि ये metals आते कहाँ से हैं, कैसे निकालें हम. अर्थ में तो सब गंदा और ऐसा रॉक के शेप में मिलेगा, हम उसमें से निकाल के यूज कैसे करें. This laptop that I'm using is made up of metal, but obviously ये काला मिट्टी से भरा हुआ नहीं है. ठीक है. It needs to be clean, it needs to be shiny, it needs to be in a particular form. वरना पता चला मैंने हाथ लगाया, मेरे को करंट लग गया और मैं तुम्हारे सामने ही लेट जाऊंगा यहाँ पे. ठीक है. So that's why in this chapter, which is the second half of the chapter, we will also be doing the extraction procedures of metals. Okay, and mostly we will be talking about iron and zinc and usual metals की बात करेंगे हम ज़्यादा. I mean, we won't go to all 78 metals. We will only talk about say 7 or 8 metals. ठीक है. Now, इसके exceptions बहुत हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज के एक्सेप्शंस काफी हैं. ठीक है. ये राइट डाउन कर लेना, बिकॉज एक्सेप्शंस ही ज्यादा आते हैं इन दिस केस, बिकॉज ये अभी तक रट जाता है सब लोगों को.
ये मेटल नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सबको रट जाती हैं, तो इन 10th you usually don't get this question कि भाई metals और non metals में फर्क बताओ, but the questions that come are on the exceptions that give us or tell me or explain some exceptions which are found in metals and non-metals. क्या exceptions है? First is mercury. I'm not writing the full name, I'm only writing the symbol, so please जिसको नहीं पता है कि ये symbol किस चीज का है वो full name लिख ले. Mercury is a liquid at room temp. Room temp room temperature is usually taken as 22 degrees Celsius. ठीक है? So कभी confusion हो कि भाई room temperature क्या है? So that is what is in science, in chemistry is taken as 22 degrees Celsius. ठीक है? But it is a metal. It is a metal that is liquid at room temperature. ठीक है? Gallium and cesium. Now, the second property that we saw of metals is उनका high melting point और boiling point होता है. इनका melting point is really low. इतना low है कि they will melt in your palms. हाथ में उठा के रखोगे, हाथ में रखोगे and they will melt in front of your eyes. ठीक है, इतना ज्यादा कम melting point होता है उनका. Next is carbon. Now, carbon is a non-metal, so it should not be very hard. ठीक है, and yet it has carbon as an allotrope. I'll tell you what an allotrope is. Allotrope, which is diamond. And diamond is the hardest substance on earth. अभी तक का hardest चीज है हमारी अर्थ पे. ठीक है, प्लस हाई melting point and boiling point होता है इसका. But at the same time, another allotrope of carbon itself is another allotrope of this is gypsum. No, sorry, नाम confuse हो रहा है मेरे को. Graphite, yes. And इसका melting point low होता है. पर this is a good conductor. This is a good conductor of electricity and heat. These are all exceptions, okay? Exceptions की बात कर रहे हैं हम. Now, what is an allotrope? Allotrope are basically structures of an atom or an element. ठीक है, अलग अलग structures of an element जिसमें वो element अलग अलग तरीकों से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम allotrope बोलते हैं. We will learn more about carbon's allotrope in the next chapter, जो कार्बन का ही है, कार्बन के ऊपर ही है पूरा चैप्टर, तो उसमें ज्यादा जानेंगे हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में. बट बेसिकली दीज आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम एलिमेंट. ठीक है, उसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं. अनदर एक्सेप्शन इज आयोडीन. आयोडीन is lustrous.
even though it is not a metal. लिख लो, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको. Iodine is lustrous even Sir, though iodine is an element or an allotrope. iodine is a what? Sir, it is a element. Yes, it is an element. क्या कर रही है? Iodine is an element. Allotrope अलग चीज होती है. ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूँ एलोट्रोप. और एलोट्रोप का मतलब होता है, जैसे सी है कार्बन का ही मैं बता रहा हूँ. कार्बन की वैलेंसी होती है 4, राइट? ये हमने किया हुआ है और मैं ये वापस नहीं बता रहा हूँ. सो दिस कार्बन इज जॉइंड विद 3 other carbons. ठीक है. Similarly, each of these carbons is also joined with 3 other carbons. And so on and so on. और in turn ये जब एक दूसरे से बहुत अच्छे से solidly पैक हो जाते हैं, then it becomes diamond. डायमंड की फॉर्म में. डायमंड का स्ट्रक्चर इस तरीके का कुछ होता है. ठीक है. On the other hand, another way for carbon to join to each other is in terms of it forms hexagonal shapes. Yes, it forms hexagonal shapes. इस तरह से होता है. एंड सो ऑन. एंड दोनों नीचे भी ऐसे ही होता है. एंड सो ऑन. बट नाउ ऑन द एजेस क्या हो रहा है? अगर हर पॉइंट पे मैं एक सी लगा रहा हूं, ये वाला सी जो है, इन सारे सीज का क्या हो रहा है? वैलेंसी फुलफिल नहीं हो रही है. जो उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 की वैलेंसी फुलफिल करनी है वो नहीं हो रही है. सो इट कनेक्ट्स विद समथिंग कॉल्ड वैंडर वॉल्स अट्रैक्शन, वैंडर वॉल्स फोर्सेस. इस तरह से ये लूजली अटैच होता है नीचे वाले कार्बन से. ठीक है. सो इट बिकम्स लाइक शीट्स. It becomes like sheets which are on top of each other. That is the reason graphite, ये graphite का थोड़ा सा मॉडल है. Graphite is slippery. ठीक है, वो फिसलता है. And that is also the reason because it has free electrons. So it is also a good conductor of electricity. Again, but there is no other element here. It is all carbon. सारे कार्बन्स हैं. कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हो रहे हैं. हाँ बोल. सर आपका वीडियो फ्रीज और मतलब बीच बीच में फ्रीज हो रहा है और आपकी वॉइस भी थोड़ी ब्रेक हो रही है. बाकियों को भी आ रही है क्या दिक्कत? सर मेरे भी हो रहा है. यस सर. मान्या तेरे को भी हो रहा है क्या? मान्या, आलिया? नहीं. आलिया? सिर्फ थोड़ा थोड़ा. यूजुअली वो तभी होता है जब तुम लोगों का बैंडविड्थ कम होता है, तब होता है, क्योंकि यहां से जो सेंड हो रहा है दैट इज प्रॉपर. यहाँ से जो सेंडिंग कैपेसिटी है वो तो काफी सही है. वो रिसीविंग एंड पे ही ज्यादा दिक्कत होती है, तब ऐसा इशू होता है. या तो बंद करके देख लो तुम लोगों का वीडियो, और तो क्या बताऊं. ठीक है, इसको हम एलोट्रोप बोलते हैं.
these are called allotropes. So same element अलग अलग तरीकों से एक अपने आप से ही जब ज्वाइन हो रहा है तो उसको हम एलोट्रोप बोलते हैं. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है अब एलोट्रोप और एलिमेंट्स के बीच में. ओके, आयोडीन वाला मैंने बता दिया है. हाँ, yeah, another exception is Na, K, which are essentially alkali metals, are soft. So hard होने की जगह they are soft, and they are so soft that can be cut with a knife. ठीक है, they can be cut with a knife. इतने ज्यादा सॉफ्ट हैं बटर की तरह. ठीक है, so again it comes under an exception. Okay, so ये काफी सारे exceptions होने की वजह से physical properties are not a great way for us to classify elements into metals and non-metals. Okay, because of all of these exceptions and आगे और भी ज़्यादा हैं, as you go in higher studies you will realize that there are a lot more exceptions in terms of physical properties, and so a better way to classify them, classify means separate out, is through chemical properties that we'll be studying now. Okay, chemical properties are usually, there are still some exceptions, no, बट हमारे केस के लिए अभी 10th में हमारे को इतना जरूरी नहीं है उसको देखना, बट जो मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज है उससे हम अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं which is metal and which is non metal. ठीक है, now the first basic property is ऑक्साइड्स. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, और ये हमने पिछले चैप्टर में कर चुके हैं अगर तुम लोगों को याद हो, मेटल्स प्रोड्यूस बेसिक ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स. राइट और रॉन्ग? सही लिखा है मैंने, उल्टा लिखा है? देखो यार, मेरे को ना तो तुम लोग कुछ दिख रहे हो ना तुम कुछ बोल रहे हो. बोलोगे ही नहीं तो मेरे को पता कैसे चलेगा कि क्लास में हो भी या नहीं हो? क्या है ये, सही लिखा है क्या मैंने? आलिया, Yes, sir. have I written it correctly? Yes, sir. ये सही लिखा है मैंने? मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं. मान्या, क्या हो रहा है यार? यस सर, सही है. हाँ, इतनी देर क्यों लग रही है यार? तो यस, दिस इज करेक्ट. मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं एंड नॉन मेटल्स जो है वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, एंड दैट इज लाइक अ very basic way for us to classify elements.
Okay, now let's look at how these are produced. So metals plus oxygen produces metal oxides. इसको हम combustion भी बोल सकते हैं. This is also a combustion reaction, so we can call it combustion. Some metals, some metal oxides are soluble in water. Okay, they are soluble in water, and so नहीं, इधर जरूरी नहीं है इसको बताना. We can do it in the next thing. Okay, वो पानी के साथ जब हम करेंगे, वाटर के साथ जब रिएक्शन होगा, तब हम देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड टू metal hydroxide. Now here, let's take some examples. Na plus O2 क्या बनेगा नील? नील सुनाई दे रहा है? किसी और को सुनाई दे रहा है? Knock knock. Is anyone there? सर NaO2. NaO2. वाह यार, बड़ा अच्छा केमिस्ट्री पढ़ा है तूने अभी तक. Na2O. Yes. Na2O. नाम क्या होगा? Sodium oxide. सोडियम ऑक्साइड. रिमेंबर, ये कैपिटल होता है, ये स्मॉल होता है. मेरी आदत है मैं कैपिटल में लिखता हूं, तो इसलिए तुम लोगों को वो नहीं पकड़ना है. ठीक है, यू एक्चुअली हैव टू करेक्ट मी इफ आई राइट इट रॉन्ग. ठीक है, जैसे नील ने एक बार किया था वैसे ही वापस करना है. तो इसको बैलेंस कर देते हैं. O2 4. ठीक है, कॉपर का देखते हैं. Okay, this is cuprous oxide. This is cuprous oxide. एल्युमिनियम का देखते हैं. Al2O3. Al2O3. So this will be the balanced equation. This is aluminum oxide. ठीक है. Now इसमें अलग अलग रेट्स ऑफ रिएक्शन होती है. रेट्स ऑफ रिएक्शन मतलब कि कितना जल्दी ये रिएक्शंस हो रही हैं. ओके, कैसे होती हैं? दिस सोडियम प्लस ऑक्सीजन वाला जो रिएक्शन है, दिस हैपेंस रियली क्विकली. ओके, बट कॉपर और ऑक्सीजन वाला जो है वो काफी स्लो होता है, एंड एल्युमिनियम और ऑक्सीजन वाला भी काफी स्लो होता है. फाइन. अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास. ऑक्साइड्स बेसिक और एसिडिक तो होते ही हैं, बट सम मेटल्स also show something called amphoterism. Amphoteric oxides भी बनाते हैं. Al, zinc. These are amphoteric oxides. Anyone knows what these means? क्या होता है ये? इसका मतलब होता है कि they show both properties.
So amphoteric oxide plus base will give me a salt, as well as amphoteric oxide plus acid would also give me a salt. That means what? Here it behaves like an acidic oxide. ये आ रहा है क्या समझ में? And here it behaves like a basic oxide. ये आया क्या समझ में? क्या है, मैं भी गायब हो जाऊं क्या? यस साइड सर। में बैठ जाता हूँ आराम से. I said amphoteric oxides are oxides which show both properties, both as in both basic as well as acidic properties दिखाते हैं वो. For example of aluminium and zinc. क्या हो रहा है? अगर amphoteric oxide को मैंने बेस से रिएक्ट करवाया तब भी एक सॉल्ट बनेगा, एंड दैट सॉल्ट, अगर वो सॉल्ट बन रहा है दैट मीन्स दिस हैज एसिडिक प्रॉपर्टीज इन दिस रिएक्शन, क्योंकि एसिड प्लस बेस गिव्स अ सॉल्ट. एट द सेम टाइम the same amphoteric oxide, when I react it with acid, then also I am getting a salt. That means in this case it has basic properties, because base plus acid gives us a salt. ओके, सो ये इस तरह के ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट. रिमेंबर, एग्जाम्पल देता हूं मैं पहले, उसके बाद याद करेंगे एक चीज. Al2O3 प्लस हम करते हैं पहले एसिड से करवाते हैं, से HCl बनता है AlCl3 प्लस H2O. Al2O3, again the same oxide, plus NaOH. NaOH is a base. Remember करना है, पुराने acid bases वाला जो chapter है उसमें से याद आना चाहिए ये सब. HCl is an acid, NaOH is a base. क्या बनता है? NaAl, Na2AlO3. सोडियम जिंक, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है ये. Illuminate NaAlO3. Yes. NaAlO3. Yes. Plus H2O. बैलेंस कौन करेगा इन दोनों को? मान्या, बैलेंस करके बता इन दोनों को. चल तू ऊपर वाली कर एंड आदि नीचे वाली कर. क्या हो रहा है? मैं खुद को ही पढ़ा रहा हूँ क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो. सब लोग ऐसे शांत बैठे हैं आराम से, परवाह ही नहीं है मतलब. मान्या बता क्या होगा, किस तरह से बैलेंस करेंगे? Cl3 है. नाउ फर्स्ट वी सी कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है. यहाँ पे Cl3 आ रहा है और यहाँ पे O3 आ रहा है. सो वी कैन चूज ईदर वन ऑफ देम. लेट्स टेक Cl3. Cl3 यहाँ पे आ रहा है, दैट मीन्स आई नीड अ 3 हियर. 3 हियर लगाने से Cl तो बैलेंस हो गया बट H3 हो गया. H3 होते ही यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट द अदर वे अराउंड. अगर मैं O को बैलेंस करता हूँ, सो O के लिए मेरे को यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा. दैट मीन्स H विल बी 6. H6 होने का मतलब है यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, which means Cl would be 6,
फिर यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, so that works. So 3 6 2, this will be the balanced equation. On the other hand, next वाले में आधी देर को आया है तो बता दे, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ. सर नहीं आया. ये हालत है, बोलो. O3 है, सो O ही सबसे ज्यादा दिख रहा है. O3 + 1, यहाँ पे भी O3 + 1, सो दिस इज बैलेंस, तो इसको करने की कुछ जरूरत नहीं है. Al लेते हैं, Al is 2, बट यहाँ पे 1 है, so that means we have to start from here. So Al2, so that means यहाँ पे ये पूरा जो है इसको 2 कर देते हैं. That means O will become 6. If O becomes 6 and Na becomes 2, that means यहाँ पे 2 आएगा. Okay, 6 + 1 7 हो रहा है. यहाँ पे 2 आएगा, Na2O2H2. H2 will get balanced, but now we have a trouble. Okay, let's see. फिर से बैलेंस करेंगे. Al को बैलेंस करते हैं वापस. हाँ, NaOH हो जाएगा और 2NaLO3 हो जाएगा. वापस बोल, वापस बोल. 2NaOH और 2AlO3. या सो हम इसको नहीं करने की जगह अगर यहाँ पे 2 लगाते हैं, that means 2NaOH, so this will be 5 and 2. कैसे हुआ ये बैलेंस? कैसे हुआ बैलेंस? 2NaOH अगर मैं ये ऐसे लगाता हूँ, 2O और यहाँ पे 2O + 3 5 हुआ, यहाँ पे 2 लगाने से ये 6 हो गया, 6 + 1 7 हो रहा है. कैसे बैलेंस हुआ? ये तो ऑलरेडी सोच ही लिया था ना अपन ने. ना कुछ और करना पड़ेगा. Al बैलेंस हो गया, अब O को बैलेंस करना है. O is 5 and 7. ओके, 5 और 7. सो अगर मैं इसको 2 करता हूँ, Al 4 हो जाएगा, O 6 हो जाएगा. O 6 होते ही ये भी चेंज करना पड़ेगा. अगर मैं NaOH को भी चेंज करता हूँ तब भी गड़बड़ हो रही है. ठीक है, ओके. अगर यहाँ पे हम 3 कर देते हैं तो 3 6 6 9 3 3 9. ठीक है, 9 हो गया ये. This is a tricky equation to balance. 3 6 हो गया ये. This becomes 9 + 1 10. यहाँ पे भी हमें 6 लगाना पड़ेगा फिर. चलो ठीक है, अभी छोड़ देते हैं इसको, वापस आगे कर लेंगे. यस, माय बैड, इसलिए गड़बड़ हो रही है. This will be 2. Yes, this will be 2. ठीक है, अब जैसे ये 2 आता है तब तो भी बैलेंस करना बहुत इजी हो गया. Then it's just 2 and 2. एक जो एक्स्ट्रा आ रहा था वो बैलेंस हो गया. ओके, यहाँ पे भी 5 आ गया, यहाँ पे भी 5 आ गया. That's why. या तो ये गड़बड़ हो गई थी मेरे से. इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट. सोडियम एल्यूमिनेट.
दैट पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है। नाउ ये वाला जो इक्वेशन था ये हमने पहले भी किया हुआ है, एसिड्स एंड बेसिस में भी किया हुआ है, ठीक है। एसिड्स और बेसिस में हमने देखा था मेटल प्लस बेस में कुछ ज्यादा रिएक्शंस नहीं थी, ओनली दिस रिएक्शन वाज गिवन एंड दिस रिएक्शन वाज रिटन, सॉरी उसमें दूसरा जिंक वाला रिएक्शन दिया हुआ था जहां पे जिंकेट बन रहा था, ठीक है। एंड द रीजन वाज जिंक वाला, जिंक इज आल्सो एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड और zinc oxide is also an amphoteric oxide. That is the reason in acids and bases में हमारे को metal oxide plus base में सिर्फ एक ही reaction था and now you have two. Okay, the second reaction was just given to you. Fine. Now तुम लोग हो कि नहीं हो इधर? सर है सर। ओके, अब क्या होता है कि अभी हमने कंबस्शन किया, ठीक है। कंबस्शन का क्या मतलब होता है कि यू आर एसेंशियली बर्निंग समथिंग और स्पेशली द मेटल इन एयर। सो अलग अलग रिएक्शन टाइम्स होते हैं, ओके, अलग अलग रिएक्शन टाइम्स होते हैं ऑफ अलग अलग एलिमेंट्स। Na and K, which is sodium and potassium, they are the fastest. That means you keep it outside in the air और वो अपने आप कैच कर लेंगे फायर, ठीक है। They are so combustible that they cannot be kept in air directly. That's why they are kept under केरोसिन। केरोसिन के अंदर डिप्ड रहते हैं ये, ठीक है। NaNK, सोडियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम जो होते हैं दे आर, मतलब वो बहुत इजीली नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, बट वो इजीली, मतलब वो भी बर्न हो जाते हैं, ठीक है। दे टेक सम टाइम, दे आर नॉट एज क्विक, बट दे ऑल्सो बर्न इन एयर एंड विद अ फ्लेम, ठीक है। सो दे बर्न with a flame. Iron, sorry, आयरन जो होता है वो खुद से तो नहीं होता है, ठीक है। इट डज नॉट बर्न डायरेक्टली। अगर इफ आई टेक लाइक अ बिग पीस ऑफ आयरन, बट इफ आई टेक आयरन फाइलिंग्स, ठीक है, स्मॉल लिटिल पीसेस ऑफ आयरन, देन दे बर्न विद अ फ्लेम, ठीक है। दे बर्न विगरसली. So I'm writing filings here. Burn vigorously. Then aluminium, zinc. ये क्या करते हैं? They create a protective oxide. Protective ऑक्साइड लेयर बन जाता है इनके ऊपर। क्या होता है ये प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर? व्हाट हैपेंस, सपोज दिस इज माय एल्यूमिनियम पीस, माय पाम इज द एल्यूमिनियम पीस, इसके ऊपर ऑक्सीजन है, ठीक है, लाइक इट इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन ऑन टॉप. व्हाट हैपेंस, द ऑक्सीजन लेयर गेट्स बिल्ट और द ऑक्साइड लेयर is made on the top surface. Okay, after that this oxide layer actually cuts off the supply of oxygen from the air to the metal. तो वो एक ब्लैंकेट, एक प्लास्टिक शीट की तरह हो गया कि भाई किसी नीचे अगर कोई चीज है, अगर जैसे हम प्रोटेक्ट करने के लिए, से इफ आई वांट टू प्रोटेक्ट माय सेंटर टेबल जो फर्नीचर वाली होती है, we usually put a plastic table on top of it so that कि वो खराब ना हो. किस चीज से खराब होती है वो यूजुअली? वो
एयर में जो पानी होता है, द वाटर वेपर, उससे खराब होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको प्लास्टिक शीट लगा देते हैं और उससे वो प्रोटेक्ट हो जाती है काफी ज्यादा, ठीक है। या ऑयल से भी हो जाती है, कभी ऑयल के छींटे वीटे नहीं लग जाए उस सेंटर टेबल पे, दैट्स व्हाई वी आल्सो पुट अ प्लास्टिक शीट ओवर इट। सिमिलरली दिस ऑक्साइड लेयर वर्क्स इन अ सेम वे। सो मेटल है, मेटल के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर बन गई है। नाउ दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मेटल, दैट मीन्स और ज्यादा ऑक्साइड लेयर नहीं बनेगी, ओके एंड उससे वो प्रोटेक्शन करने लग जाता है मेटल का। यह आया क्या समझ में? लेड भी इसमें होता है, पीबी, लेड। यह आया क्या समझ में, ऑक्साइड लेयर वाला? यस सर। ठीक है। एल्यूमिनियम इस चीज के लिए काफी काम आता है। एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं एनोडाइजिंग में। We use this property of oxide layer to our advantage. What do we do? हमारे पास सपोज कोई एक आयरन का पीस है, ठीक है, हमने आयरन का खूब बड़ा अच्छा सा वो बना लिया, से चेयर बना ली, बड़ी सुंदर थ्रोन, we made a throne for ourselves of iron which is quite heavy and quite durable, but now it is not durable for very long अगर उसके ऊपर रस्ट लग गई तो, ठीक है। एक बार रस्ट लग गई then slowly that iron will get really bad. So what do we do? उस आयरन के ऊपर हम एक एल्यूमिनियम का कोट कर देते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोट कर देते हैं टू बी प्रिसाइज, ओके। सो वी put an aluminum oxide coat on top of that iron which gives it a good shiny finish, silver finish, as well as it protects it from the air outside, ठीक है। so ऑक्सीजन से भी बचा रहा है एंड वाटर से भी बचा रहा है, ठीक है, क्योंकि वाटर से जब रिएक्शन होता है तब भी ऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन से जब रिएक्शन होता है तब भी ऑक्साइड बनता है। so in both the cases iron aluminum is preventing the metal underneath by anodizing. That process is called anodizing. Fine. Copper नहीं जलता, it does not burn, does not burn, ठीक है, मतलब it doesn't burn violently, but it gets a black coating उसके ऊपर आ जाती है of cuprous oxide, CuO की एक ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर बन जाती है। सिल्वर एंड गोल्ड Au and Ag do not react. Do not react with oxygen. ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता उनका, ठीक है। That's it. So आज हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, टाइम काफी ज्यादा हो गया, I have another class. So next time we'll take it forward. काम कर लेना उसका मैग्नेटिज्म का, and I'll also send the sheets for this as well. Okay? Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Bye.